अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से समझना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हम इस क्लास में देखने वाले हैं अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए कौन से मात्रकों का प्रयोग होता है। क्या देखने वाले हैं, अत्यधिक बड़ी दूरियों को नापने के लिए कौन से मात्रकों का प्रयोग होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। हालांकि हमने पिछली क्लास में कम दूरियों को मापने के लिए कुछ मात्रक देखे थे ना। चलिए अब यहां समझिए, अत्यधिक बड़ी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी में आता है, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी में आता है, तो एक वर्ष में जितना भी प्रकाश आया पृथ्वी में, तो उसको नापने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रकाश वर्ष का। किसका उपयोग होता है, प्रकाश वर्ष। परिभाषा देखो पहले, जब समझ में आए। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष। क्या कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, ये सूत्र से, दूरी बराबर वेग गुणित समय। एक प्रकाश बराबर कितना होता पता, ये प्रश्न पेपर में आता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता, विकल्प में आता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है। कितना होता है, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है। सर अब जो 12वीं के हॉस्टल, हाँ, एक प्रकाश वर्ष समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से मेरे साथ समझिए, बहुत इजी है। देखो, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। देखो परिभाषा क्या कहती है, प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब क्या होता है, खाली स्थान। निर्वात मतलब क्या होता है, खाली स्थान। खाली स्थान कैसे? अब मुझे एक बात ये बताइए, सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी में आया तो क्या किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। सूर्य निकला और डायरेक्ट प्रकाश क्या पृथ्वी में आ गया, तो वो तो सब ठीक है। अभी और समझो, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष। क्या कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष नापने का ये सूत्र है, दूरी बराबर वेग गुणित समय। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। याद रहेगा? यस सर। अब पारसेक क्या होता है, पारसेक क्या होता है, देखो इस मात्रक का पूरा नाम क्या है, पैरेलैटिक सेकंड है। क्या है, पैरेलैटिक सेकंड। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर होता है। कितना होता है एक पारसेक, 3.08 10 की घात 16 मीटर होता है। पारसेक याद रहेगा। पारसेक का मतलब क्या होता है, पैरेलैटिक सेकंड। क्या होता है, पैरेलैटिक सेकंड। ये लिखा है। हाँ, अब खगोलीय मात्रक क्या दिया है, खगोलीय मात्रक। अब खगोलीय मात्रक क्या होता है, पहले परिभाषा देखिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसका संकेत क्या है, AU। क्या है, AU। अब ये खगोलीय मात्रक को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो कितना मीटर होगा, देखो 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक को मीटर में बदलेंगे तो इतना बनेगा। समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद में नीचे क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या दिया है, अब इसका उपयोग कहां पर होता है, देखो इस मात्रक का उपयोग परमाणु या नाभिक के द्रव्यमान के मापन में किया जाता है। इसका संकेत क्या है, AMU। क्या है, AMU। या केवल U है, या तो AMU लिख दो या तो केवल U भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या दिया है, यदि बड़े द्रव्यमान नापना है हमें, यदि बड़े सामान को नापना है ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, तो उसके लिए देखो किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए 1000 किलोग्राम हमारे पास गेहूं है। क्या है, 1000 किलोग्राम गेहूं है, तो आ जाइए, मान लीजिए 1000 किलोग्राम गेहूं है, इसे हमें टन में नापना हो तो कैसे बोलेंगे,
1 मीट्रिक टन। क्या कैसे बोलेंगे? 1 मीट्रिक टन। तो बड़े या ज्यादा पैमाने में कोई भी वस्तु को नापना है तो किसका उपयोग होता है? बड़े पैमाने का। किसका उपयोग होता है? बड़े पैमाने। तो यहाँ पर दिख रहा है 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। कितना होता है? 1000 किलोग्राम। और 1000 किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं? 1 टन। क्या बोलते हैं? 1 टन। समझ में आया? अब इसके बाद में 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल में कितनी मात्रा होती है? 100 किलोग्राम। कितना होता है? 100 किलोग्राम। तो ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। अब लंबाई के मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे? लंबाई के मात्रक। जैसे हम दूरियां नापते हैं, चाहे कपड़े की दूरी हो या फिर भूमि की दूरी हो या जो भी वस्तु में हम उपयोग करते हैं, तो लंबाई के मात्रक देखते हैं। तो लंबाई के मात्रक 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। याद रहेगा? यस सर। अब मीटर में बदलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो केवल हम इंच में पहले याद रखें। जब हमें इंच में याद हो जाता है तो फिर मीटर का हम देखेंगे। अब 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर। जो स्केल आता है ना Yes, 30 सेंटीमीटर का, तो वो 1 फुट का स्केल होता है। किसका होता है? 1 फुट। 1 गज बराबर कितना होता है? 91.443 सेंटीमीटर। कितना होता है? 9.91.443 सेंटीमीटर होता है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। हालांकि ये गज हमारे मध्य प्रदेश में नहीं चलता। ये गज की जो दूरी मापना हो तो ऐसे पैमाने जैसे गज में है या लट्ठे में है, ऐसे नापने के लिए यूपी बिहार साइड भूमि में ये चलता है। हमारे यहाँ तो क्या चलता है? फुट से नापते हैं। फुट से ही नापते हैं कोई भी चीज, यस सर। या तो फिर इंच में नापते हैं। नापते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ। अब देखेंगे द्रव्यमान के मात्रक। क्या देखेंगे? द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान के मात्रक मतलब यदि कोई वस्तु लिक्विड में है, किसमें है? द्रव के रूप में है। किसमें है? द्रव। तो ऐसी वस्तु को नापने के लिए हम द्रव्यमान के मात्रक का उपयोग करते हैं। तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 453.59 ग्राम। कितना होता है? 453.59 ग्राम। आयतन के मात्रक क्या देखेंगे? आयतन के मात्रक। अब आयतन के मात्रक में जैसे पानी देखते हैं, जब तालाब में पानी भरते हैं तो कितना गैलन पानी भरा गया या फिर कितना पाउंड, ऐसे जब तब इसकी गणना के लिए होता है। तो ये बहुत डीपली है। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के मात्रक। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल के मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्षेत्रफल के मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कृषि के विद्यार्थी हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। 1 एकड़ बराबर कितना मीटर होता है? 4046.87 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 4046.87 मीटर स्क्वायर। ध्यान रहेगा 1 एकड़ कितना होता है? यस सर। अब 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। अब फिर आ गया बीघा। तो ये बीघा से जो भूमि नापी जाती है, ये यूपी बिहार में नापी जाती है। कहाँ नापी जाती है? यूपी बिहार। हमारे यहाँ तो केवल एकड़ और हेक्टेयर चलती है। मध्य भारत में चलती है नहीं, मध्य प्रदेश में यस सर। कभी सुने हो बीघा नापते हैं? नहीं सुने होंगे। तो 1 बीघा बराबर कितना होता है? 2305 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 2305 मीटर स्क्वायर। तो अभी जो हमने देखे थे ये सब मात्रक है नापने के लिए। अब हम क्या देखेंगे? मात्रकों के ज्ञान। मात्रकों के, आप सीधा ये याद रखो, मात्रकों की कृषि में उपयोगिता। क्या याद रखना है? मात्रकों की कृषि में उपयोगिता, कि कृषि में इनका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में जब भी आएगा तो यही आएगा। अभी तक जो हमने इतना सारा जो देखे ये केवल हमारे नॉलेज के लिए है। किसके लिए है? नॉलेज के लिए, कि भाई सेंटीमीटर में कितना होगा, नैनोमीटर में क्या होगा, माइक्रोन में क्या होगा, एंगस्ट्रॉम किसके लिए उपयोग होता है, पारसेक का मतलब क्या होता है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, ये सब हमें नॉलेज के लिए है। लेकिन अब बात आती है जब क्वेश्चन आंसर की एग्जाम के व्यू से, तो हमें क्या देखना है? ये देखना है। तो देखते हैं मात्रक की क्या उपयोगिता है। कृषि कार्य में भी मापन आवश्यक होता है कि नहीं? अरे गेहूं नापना हो, खाद नापना हो, बीज नापना हो, तो क्या किलोग्राम का उपयोग नहीं करते आप? हाँ, वही बात यहाँ पर लिखी है कि कृषि कार्य में भी मापन आवश्यक होता है। पहला पॉइंट ये है।
समझ लीजिए। दूसरा क्या है, खेतों में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की कितनी मात्रा डालनी है, ये भी किससे पता चलता है? अरे हम नापते हैं कि भाई हमें 1 एकड़ जमीन है, कितनी खाद डालना चाहिए, तो ये सब कैसे पता चलेगा? उनकी मात्रा से पता चलेगा, ठीक है। प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन कितना हुआ, लागत और उत्पादन में कितना अंतर है, आदि की जानकारी हेतु मात्रकों का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषि में लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, वोल्टेज आदि से कृषकों का सामना होता है। अतः कृषकों को मापने की सही जानकारी होना आवश्यक है, और सही जानकारी यदि पता रहेगी तो क्या इन मात्रकों का उपयोग कर लेगा, वो कर लेगा ना? यस। तो ये मात्रकों की समझ में आई आपको जानकारी। अब हम क्या देखेंगे, घनत्व देखेंगे। क्या देखेंगे? घनत्व। तो आज हम देखेंगे घनत्व। क्या देखेंगे? घनत्व और अपेक्षित घनत्व। ये दोनों में अंतर आता है, और ये तिमाही में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कभी कभी ये प्रश्न जो है यानी कि वार्षिक परीक्षा में भी आता है। इसमें आता है वार्षिक परीक्षा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, फिर इसमें अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, सब लोग यहाँ ध्यान दो। ये कहानी के रूप में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। देखो, लिखना नहीं है, अब यहाँ देखो राजेश, यदि 1 किलोग्राम लोहा, ध्यान से समझ रहे कहानी को, यदि 1 किलोग्राम लोहा और 1 किलोग्राम रुई लें तो हम पाते हैं कि लोहे का आयतन कम किंतु रुई का आयतन अधिक होता है ऐसा? आयतन मतलब 1 किलो रुई आपको इतनी सारी दिखेगी, एक रुई 1 किलो, लोहा कितना सा दिखेगा, 1 किलो का बांट इतना बड़ा दिखेगा। तो किसका अपेक्षित घनत्व ज्यादा है? अरे लोहे का कहां, रुई का इतनी बड़ी दिख रही है। यस सर। और 1 किलो का बांट इतना बड़ा दिख रहा लोहा का, तो बड़ा क्या होगा? रुई। कन्फर्म हुई बात? यस सर। चलिए अब यहाँ फिर से देखिए, यदि 1 किलोग्राम लोहा, यहाँ देखो, यहाँ यदि 1 किलोग्राम लोहा और 1 किलोग्राम, यदि 1 किलोग्राम लोहा और 1 किलोग्राम रुई ले लें तो हम पाते हैं कि लोहे का आयतन कम किंतु रुई का आयतन अधिक होता है। आयतन मतलब होता है जगह का घेरना। आयतन मतलब क्या होता है? जगह का घेरना। कौन ज्यादा जगह ले रहा है? रुई। मतलब किसका आयतन ज्यादा है? रुई। लोहा कम जगह घेर रहा है, मतलब लोहे का आयतन कैसा है? कम है। ये लिखा है ना? यस सर। इसका कारण यह है कि रुई के अवयवी कण दूर दूर तथा लोहे के अवयवी कण पास पास होते हैं। दूसरे शब्दों में रुई का घनत्व कम है तथा लोहे का घनत्व अधिक होता है। घनत्व की माप एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा से की जाती है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहाँ से देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है? क्या लिखा है? घनत्व क्या क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? किसी पदार्थ, लोहे का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? लोहे का टुकड़ा। और ये स्पंज है। स्पंज मतलब गद्दी जो दबती है। अभी रक्षाबंधन आ रहा तो राखी में आती है। अब ये लोहे का टुकड़ा और ये स्पंज है, ठीक है। अब इन दोनों में किसका घनत्व ज्यादा होगा? किसका घनत्व ज्यादा होगा? स्पंज का नहीं होगा, लोहे का। घनत्व मतलब पास पास चिपके रहना। घनत्व मतलब लोहे के कण बहुत सघन है कि नहीं, पास पास में चिपके हैं कि नहीं? यस सर। और रुई के कण कैसे है? दूर दूर है, फैले हुए हैं। तो रुई का अपेक्षित घनत्व ज्यादा है, लोहा का। तो कुल मिला के हमें यह समझ में आता है कि कोई भी वस्तु का आयतन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व। जो जगह घेरती है, जितनी जगह में वो वस्तु रहती है, वो उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है।
चलिए, नहीं आया होगा समझ में तो और हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब यहां पर क्या दिया देखो, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? ये परिभाषा याद रख लीजिए बस। यदि वो भी समझने नहीं आता हो तो ये परिभाषा आपको याद रख लीजिए, और पेपर में ये परिभाषा आपको बहुत काम आने वाली है। समझ में आया? क्या याद रखना है? किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उस पदार्थ का? अब सूत्र देखो क्या है घनत्व का, D बराबर m बटे v। क्या है? D बराबर m बटे v। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्या है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। FPS में क्या है? FPS पद्धति में इसका क्या है? पौंड प्रति घन फुट है। क्या है? पौंड प्रति घन फुट। MGS पद्धति में इसका घनत्व क्या है? मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या है? मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब नीचे क्या दिया है? अपेक्षित घनत्व दिया। क्या दिया है? अभी हमने क्या देखे थे? केवल घनत्व देखे थे। क्या देखे थे? घनत्व। अब हम क्या देखेंगे? अपेक्षित घनत्व। क्या देखेंगे? अपेक्षित घनत्व। तो पहले परिभाषा समझ लो, अपेक्षित घनत्व क्या होता है? अपेक्षित घनत्व, एक सीसी का उदाहरण दिया गया है। किसका दिया गया है? इस सीसी को ध्यान से देखो, सीसी को ध्यान से देखो। क्या लिखा? यह कांच की बनी हुई एक विशेष प्रकार की सीसी होती है जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसके मुंह पर डॉट लगी होती है। डॉट के आर पार एक उत्पादक छिद्र होता है, मतलब ऊपर छिद्र होता है। ये दिख रहा छिद्र? ठीक। जब किसी द्रव को सीसी में भरकर डॉट लगा दी जाती है तो आवश्यकता से अधिक द्रव छिद्र से होकर बाहर निकल जाता है। आप कहोगे कि आप सर आपने क्या बताया? रुक जाइए थोड़ा सा, यहां देखिए नीचे अपेक्षित घनत्व। क्या देखना है? अपेक्षित घनत्व। क्या लिखा देखो, मापन की प्रत्येक पद्धति में, क्या लिखा है? मापन की प्रत्येक पद्धति में भिन्न भिन्न पदार्थों का घनत्व कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। होता है कि सबका अलग अलग होता है। यदि किन्हीं दो पदार्थों के घनत्व की तुलना करें तो इससे उन पदार्थों के अपेक्षित भारीपन या हल्केपन का बोध होता है, और यह क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व। ये आप 3 लाइन याद रख लीजिए, ये 3 लाइन याद रख लीजिए। इसको छोटा छोटा करके आप अंतर में लिख देना। समझ में आया? अब यहां पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, समझना चाहे सरल शब्द। देखो क्या दिया, परिभाषा यहां भी दी होगी। यहां ध्यान देखना, ये डायग्राम है ना, ध्यान से देखो। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उसी पदार्थ के एक समान आयतन के द्रव्यमान और पानी के एक समान आयतन के द्रव्यमान का कैसा होता है? अनुपात होता है। ठीक है, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, ये सूत्र याद रख लो। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ के समान आयतन का द्रव्यमान बटे पानी के समान आयतन का द्रव्यमान। ये हमें याद रखना होगा। अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? देखो अंतर में क्या दिया है? घनत्व और अपेक्षित घनत्व में अंतर। क्या दिया है? घनत्व और अपेक्षित घनत्व में अंतर। ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। कहां पर आने वाला? पेपर में आने वाला प्रश्न है। एक साइड घनत्व है, दूसरी साइड क्या है? अपेक्षित घनत्व। तो घनत्व में क्या दिया है? किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? उसका घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका घनत्व।
किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व में क्या दिया? किसी पदार्थ के घनत्व और 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? अपेक्षित घनत्व कहते हैं। क्या दिया है? अपेक्षित घनत्व कहते हैं। ये याद करना ही पड़ेगा। घनत्व का मात्रक होता है, क्या होता है? सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह है दो समान राशियों का अनुपात है। क्योंकि यह क्या है? दो समान राशियों का अनुपात। तीसरा में क्या दिया है? मापन की भिन्न भिन्न पद्धतियों में एक ही पदार्थ के घनत्व का मान कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। मापन की समस्त पद्धतियों में किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का मान क्या होता है? एक ही होता है। अब देखेंगे हम अगली क्लास में क्या देखेंगे? द्रव्यमापीय हाइड्रोमीटर। क्या देखेंगे? द्रव्यमापीय हाइड्रोमीटर। अब